हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रूनर्स की डिस्कवरी लर्निंग। ओके, देखिए, जो डिस्कवरी लर्निंग है वो एक टेक्निक है जो इंक्वायरी बेस्ड है, इंस्ट्रक्शन के द्वारा है, और जो कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब रचनावादी बेस्ड अप्रोच एजुकेशन है। इसमें क्या होता है कि रचनावादी है मतलब कि बच्चा खुद करता है, खुद इंस्ट्रक्ट होता है और खुद सीखता है, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। वो खुद करता है फिर सीखता है। ओके, मीन्स प्रैक्टिस कर करके वो खुद ही सीखता है। किसी चीज़ को पहले गलत करेगा फिर बाद में वो सही करेगा। और इस चीज़ को लर्निंग बाय डूइंग और ये कंस्ट्रक्टिविज़्म जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी है, तो इसे कई लोगों ने भी मतलब सपोर्ट किया है इस थियोरी को। जैसे कि कई सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे कि जीन पियाजे, ब्रूनर और सेमो पेपर्ट। तो इस थियोरी ने काफ़ी पॉपुलैरिटी भी बटोरी है। ओके, तो जेरोम ब्रूनर को डिस्कवरी लर्निंग के लिए 1960 में क्रेडिटेड किया गया, मतलब सम्मानित किया गया। लेकिन जो उनका आइडिया है वो बिल्कुल वैसा ही, सिमिलर आइडिया जैसा उनका है वैसा ही उन लोगों के भी विचार हैं, जैसे कि जीन पियाजे और सेमोर पेपर्ट, इन लोगों के भी वही विचार हैं। ओके, बट 1960 में उनको इस डिस्कवरी लर्निंग के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। डिस्कवरी लर्निंग के लिए ब्रूनर को ही क्रेडिट दिया गया। तो ब्रूनर का तर्क क्या है कि प्रैक्टिस से और डिस्कवरी से, मतलब खोज से और प्रैक्टिस से जो बच्चा खुद सीखता है, वो जो इन्फॉर्मेशन होता है वो इससे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहता है, सोचता है कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करे। इसके लिए वो नई नई चीज़ें खोजता है। इससे उसमें सीखने की, इन्फॉर्मेशन जुटाने की एक रेडीली, मतलब एक तत्परता उसमें आती है। तो एक रेडीनेस आती है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो खुद से सीखेगा, खुद से करेगा, तो वो उसमें एक, मतलब उसमें एक्टिविटी आएगी, एक्टिव रहेगा और क्रिएटिविटी भी आएगी। ओके, ब्रूनर के कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी कोई भी जो लर्निंग सीखते हैं, कोई भी नॉलेज लेते हैं, तो वो अपने जो उनका मेंटल एबिलिटीज़ है, जो उनकी मानसिक योग्यताएं हैं, उसके अनुसार बच्चा सीखता है और उसके थ्रू वो और अच्छे से सीख सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्कवरी लर्निंग मे बी टेकन टू मीन अ टीचिंग स्ट्रेटजी दैट अवॉइड इंस्ट्रक्शन एंड इंकरेजेस चिल्ड्रन टू फाइंड आउट थिंग्स फॉर देमसेल्व्स। इसका मतलब ये है कि जो डिस्कवरी लर्निंग है, इसका अर्थ है कि ये शिक्षण की एक रणनीति हो सकती है, एक स्ट्रेटजी हो सकती है, टीचिंग की एक स्ट्रेटजी से बनाई जा सकती है, जो निर्देश से बच सकती है। इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए बच्चों को। ओके, उन्हें सिर्फ इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने लिए, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चीज़ों को खोजें, उसे मतलब पहले खोजें, फिर उस पर अपने जो काम है उस पर लागू करें, मतलब कि खुद से करें और खुद से सीखें। उन्हें सिर्फ इनकरेज करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन बार बार नहीं देना चाहिए। बच्चे खुद से सीखेंगे। बाय डिस्कवरी लर्निंग द टीचर मे एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू लर्न समथिंग न्यू एंड टू डू सो थ्रू सम इनिशिएटिव ऑफ देयर ओन। मतलब बाय डिस्कवरी लर्निंग जो खोज अधिगम है, इससे टीचर क्या समझते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बच्चा है वो कुछ नया सीखेगा। नया सीखेगा ही, क्योंकि वो एक अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ कर रहा है, नया एक्टिविटी कर रहा है, तो उससे नहीं होगा फिर दूसरा ट्राई करेगा, दूसरे से नहीं होगा तो तीसरा ट्राई करेगा। बट वो अपना टास्क पूरा करने के लिए बार बार एक्टिविटी करता रहेगा। इससे उसे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा और वो और ज़्यादा इनिशिएटिव होगा अपने लिए, अपनी खुद की लर्निंग के लिए और ज़्यादा इनिशिएटिव होगा, और ज़्यादा पहल करेगा सीखने की, और ज़्यादा प्रेरित होगा। ब्रूनर आर्ग्यूज दैट चिल्ड्रन लर्न मोस्ट एक्टिवली एंड रिमेंबर बेस्ट व्हेन दे जनरेट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑन देयर ओन। ब्रूनर का तर्क है कि बच्चा सबसे अधिक सक्रिय रूप से सीखता है, मतलब एक्टिव रहता है तो सबसे ज़्यादा सीखता है और सबसे अच्छा याद रखता है। मतलब कि हम खुद देखते हैं, हमने खुद ऐसा किया होगा कई बार और करते भी हैं। तो जो काम हम करते हैं खुद से, वो हमें प्रॉपर हमेशा के लिए याद हो जाता है। बट जो कोई बार बार इंस्ट्रक्ट करता है तो उसे हम बार बार भूलते रहते हैं। इसका मतलब यही है कि जब वे अपने दम पर अवधारणाओं और सिद्धांतों को उत्पन्न करते हैं तो उन्हें वो हमेशा के लिए याद हो जाता है और एक नई नई चीज़ें उन्हें सीखने को मिलती हैं, एक मीनिंगफुल लर्निंग उन्हें सीखने को मिलती है। ओके, इसका यही मतलब है। बच्चे को क्या करना चाहिए, उन्हें सीखने के लिए, स्वयं के लिए सार्थक बनाने के लिए, मतलब सक्रिय होना चाहिए, बच्चों को खुद एक्टिव होना चाहिए।
अब डिस्कवरी लर्निंग भी दो तरीके से हो सकती है, एक गाइडेड डिस्कवरी और सेकेंड अनगाइडेड डिस्कवरी। ओके, तो गाइडेड डिस्कवरी में क्या है, वेयर द लर्नर इज़ प्रोवाइडेड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देन गिवन इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू प्रोसीड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द अननोन। इसका मतलब है कि जहाँ शिक्षार्थी को, जो लर्नर है, उन्हें अगर कुछ निश्चित जानकारी प्रदान की जाती है, थोड़ी बहुत जानकारी उन्हें दे दी जाती है, तो उन्हें अननोन चीज़ों का मतलब पता लगाने के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है। थोड़ा बहुत उन्हें जानकारी दे दी जाती है कि आप उसके, जो आपको टास्क दिया जा रहा है, जो भी उन्हें काम करने के लिए दिया जा रहा है, उसके लिए थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी दे दी जाती है। उसके बाद थोड़े कामों के लिए उन्हें खुद आगे जाना पड़ेगा, खुद आगे काम करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं 12 खड़ी का एक लाइन बता दिया तो बोलते हैं बच्चे से कि दूसरी लाइन और बाकी की सारी ऐसे ही खुद करो, तो वो होती है गाइडेड डिस्कवरी। एक लाइन उसे बता दिया कि ऐसे ही सारा करना है, तो बच्चा उतने से समझ जाता है कि हाँ कैसे करना है। ओके, अनगाइडेड डिस्कवरी में क्या है कि जहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसे कुछ भी रिसोर्सेज ना दिए जाएं, बिना किसी इंफॉर्मेशन के उसे आगे बढ़ने के लिए कहा जाए। ओके, खुद के प्रॉब्लम को खुद ही सोल्यूशन ढूंढने के लिए कहा जाए। यहाँ पे कोई उसे मतलब उसे कोई भी रिसोर्सेज नहीं प्रदान किया जाएगा। उन्हें कोई टास्क दे दिया जाता है प्रॉब्लम वाले और उन्हें खुद सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। ओके, तो ये रहे डिस्कवरी लर्निंग के दो टाइप्स या टू वेज। अब हम देखते हैं कि जो ब्रूनर की, जो उसने रिप्रेजेंटेशन के 3 इशारों में या बोल के वही चीज़ें हैं। तो फर्स्ट है इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज मीन्स यहाँ पे बच्चा कोई एक्टिविटी करता है, बट वो क्या करता है, यहाँ पे निष्क्रियता स्टेज है कि यहाँ पे बच्चा ना बोल पाता है, ना इशारे कर पाता है, बस वो अपनी फीलिंग थोड़ा बहुत मूवमेंट से कर लेता है। वो उसके ऐसे शब्द हैं जो इनकोडिंग है, जो कोई समझ ही नहीं पाता। तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है, अपनी अनुभूति से, शब्दहीन है बच्चा, इनकोडिंग है, वो बोल नहीं पाता बेचारा। तो छोटा सा बच्चा है, मतलब ये जन्म से लेके 1 साल या 3 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए है। 3 साल तो मैक्सिमम है, बट न्यूनतम मिनिमम जन्म से लेके फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर्स। ओके, तो 1 साल का बच्चा क्या बोलेगा, बोलेगा भी तो कोई समझेगा नहीं, उसके बोलने का कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, वही बोले वही समझे वही। तो इसमें बच्चा क्या करेगा, थोड़ा रो के बताएगा, उसे भूख लगेगी तो, और मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकता है, अपने हाथ पर हिला सकता है थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो एग्जांपल के लिए देखते हैं कि अ बेबी शेक्स अ रैटल एंड हियर्स अ नॉइज़। काफ़ी लंबा एग्जांपल है। इसका मतलब ये है कि जब बच्चे के हाथ में रैटल मीन्स झुनझुना दिया जाता है, तो उसकी आवाज़ को बेबी जब हिलाता है हाथ को, तो वो सुनता है। उसके बाद क्या होता है कि बच्चा इसी से वो ये समझ लेता है कि जब भी मैं हाथ हिला रहा हूँ तो भी आवाज़ आती है, और इसे सुन के वो प्लेजरेबल मतलब खुश, उस साउंड को सुन के खुश होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब बच्चा हाथ को हिलाता है, अगर यहाँ पे उसके हाथ में रैटल नहीं भी है, झुनझुना नहीं भी है, तब भी वो हाथ हिलाता है, बट वो एक्सपेक्ट करता है कि आवाज़ उसे सुनाई देगी, वो झुनझुने की आवाज़ उसे सुनाई देगी, बट हाथ में है नहीं तो उसे सुनाई नहीं देगी। तो ये बच्चे का क्या है, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है। बच्चा यही, उसका प्रतिनिधित्व यही कर रहा है, जो उसकी आंतरिक सोच है, जो वो सोच रहा है कि हाँ मैं हाथ हिला रहा हूँ तो झुनझुना बोलेगा, बट है नहीं तो नहीं बोलेगा। उसे इतना पता है कि हाँ ये झुनझुने से आवाज़ आ रही है, मतलब हाथ हिलाने से आवाज़ आ रहा है, और अभी वो नहीं है तो आवाज़ नहीं आ रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा बेचारा ये नहीं समझ पाता कि उसके हाथ में झुनझुना नहीं है, इसलिए उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, वो आवाज़ नहीं कर पाता। सिर्फ हाथ हिलाने से उसके झुनझुने की आवाज़ नहीं आएगी। तो वो ये, इसका एग्जांपल ये हुआ कि यही इंटरनल रिप्रेजेंटेशन उसकी होती है यहाँ पे, जो कि वो मतलब समझता है बट बयां नहीं कर सकता। उसे ये समझ में नहीं आता कि कहाँ से, मतलब कि कौन सा चीज़ कैसे बोलना है, या बोल तो वो सकता ही नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकता है और थोड़ा बहुत समझ सकता है। नेक्स्ट है आइकॉनिक स्टेज। ये होता है आपका 1 to 6 ईयर ओल्ड्स, 1 से 6 साल तक होता है, या 1.5 से 6 साल तक। इस स्टेज में क्या होता है कि जो बाहरी वस्तुओं का आंतरिक प्रतिनिधित्व करता है, वो रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे बच्चा इमेज को देख के समझ सकता है। तो इस उम्र में बच्चे को देखेंगे आप स्कूल में, तो बच्चे को ऐसे ही पढ़ाते हैं इमेज के थ्रू, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जो भी रहता है उन्हें देख देख के पढ़ाते हैं। अलग अलग टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं ताकि बच्चा उसे देख के समझ सके कि हाँ ये चीज़ क्या है और ये चीज़ पर्टिकुलर थिंग्स क्या है, उसके बारे में समझ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जो
ड्राइंग करता है एक इमेज की, मतलब एक पेड़ की, ट्री की, या फिर उसे सोचता है इमेज की, मतलब उस ट्री की इमेज को सोचता है, थिंक करता है, तो ये उसका क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस स्टेज। तो यहाँ पे उसकी जो सोचने की शक्ति है, तो ये इस स्टेज को रिप्रेजेंट करता है कि वो आइकॉन किसी भी चित्र को देख के वो समझ सकता है, जान सकता है कि हाँ ये चीज़ क्या है, यह चीज़ क्या नहीं है। ओके, नेक्स्ट है सिम्बॉलिक स्टेज। द सिम्बॉलिक स्टेज फ्रॉम 7 years एंड अप is when information is stored in the form of a code or symbol such as language। इसका मतलब क्या है कि इस स्टेज में बच्चा मतलब कि 7 से लेके इसके ऊपर तक, 7 साल से ऊपर, देखिए जो एज है ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, कुछ 1 साल 6 महीने 8 महीने ऐसे ही, थोड़ा ज़्यादा कम कहीं कहीं पे रहेगा। तो आप इसे इतना मतलब मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा थोड़ा फ़र्क रहेगा, ज़्यादा नहीं। तो इसमें बच्चा क्या करता है, सारे इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में एक सिंबल, एक प्रतीक के रूप में हमेशा मतलब कि स्टोर होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, या कोड के कोई लैंग्वेज, यहाँ पे वो लैंग्वेज सीख जाता है, यहाँ पे उसे लैंग्वेज मतलब बोलने आ जाता है, तो यहाँ पे वो हर चीज़ समझने लगता है, सिंबल के थ्रू भी और लैंग्वेज के थ्रू। यहाँ से बच्चा बोलने लगता है और उसे सब कुछ समझ में आने लगता है। सो ईच सिंबल हैज़ अ फिक्स्ड रिलेशन टू समथिंग इट रिप्रेजेंट्स। तो हर सिंबल किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो बोलेगा कि दिस इज़ डॉग, दिस इज़ कैट, दिस इज़ एप्पल, तो वो समझेगा कि एप्पल किसे कहते हैं, डॉग किसे कहते हैं, तो यहाँ पे वो समझेगा। तो यही यहाँ पे एग्जांपल दिया है। डॉग बोलेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ एक सिंगल क्लास एनिमल है। ओके, अब डॉग बोलेगा तो वो एप्पल नहीं समझ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो लैंग्वेज की क्षमता है वो बढ़ जाती है, वो उस यहाँ पे वो चीज़, ये एबिलिटी उसमें आ जाती है कि वो शब्दों को समझ सके, भाषा को समझ सके, और सिंबल को समझ सके, चित्रों को समझ सके। यहाँ पे वो सब कुछ समझने लगता है। सिम्बल्स अनलाइक मेंटल इमेजेस और मेमोराइज्ड एक्शंस कैन बी क्लासिफाइड एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे क्या होती है, जो सिम्बल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं, मीन्स मानसिक उसकी छवियाँ, जो चित्र होते हैं, या याद किए गए कोई कार्य, या यहाँ पे वो किसी भी चीज़ को क्लासिफाई कर सकता है, अलग अलग मतलब बांट सकता है, हर चीज़ को मतलब एक पर्टिकुलर वे में, एक सही वे में देख सकता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, उसे उसके दिमाग में वर्ड स्टोर होते हैं, वो हर लैंग्वेज को धीरे धीरे करके सारे लैंग्वेज को मतलब सारे वर्ड्स को बोलना जान सकता है, और उसे समझ में आ जाता है। मैथमेटिकल सिम्बल्स और इन अदर सिम्बल सिस्टम, इसमें वो मैथमेटिक्स जैसे प्लस माइनस का, यहाँ पे देखिए आपको रहेगा प्लस माइनस का, यहाँ पे उसे समझ में आ जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, यहाँ पे वो सब इन सब चीज़ों को समझने लगता है कि प्लस का मतलब कि दो नंबर को, टू डिजिट को प्लस करने पे उसका मतलब इक्वल हो जाएगा, सॉरी मीन्स टू नंबर्स टुगेदर, दो नंबर को एक साथ में जोड़ना है, और माइनस का मतलब कि दो नंबर में से किसी को घटाना है, मतलब कि सारी चीज़ें यहाँ पे वो समझने लगता है। ओके।